नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रेट, एमपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, इन सभी के एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर टेट लाइनर्स की ये वीडियो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और सभी टॉपिक से प्रश्न हैं, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुपर टेट लाइनर्स, सभी टॉपिक से प्रश्न हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिएगा आज का। पपीता का खाने योग्य भाग पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से पपीता का खाने योग्य भाग क्या है। ठीक, तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे मध्य फल भित्ति। ठीक है, मध्य फल भित्ति पपीता का खाने योग्य भाग होता है। ठीक, तो चार ऑप्शन में राइट आंसर मध्य फल भित्ति सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन, अगला पॉइंट है, बॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है। ठीक है, बॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है। चार ऑप्शन होंगे, आपको दिया जाएगा ताप, दाब, आयतन और डी हो जाएगा, ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको जब बॉयल के नियमानुसार पूछे कि क्या स्थिर रहेगा तो आप ताप लगाएंगे, टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है, ताप। इसी तरह अगर चार्ल्स के नियमानुसार पूछें, चार्ल्स के नियमानुसार, तो नोट कीजिएगा चार्ल्स के नियमानुसार इसमें दाब स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है, दाब। ठीक है, तो बॉयल में ताप, बॉयल के नियमानुसार ताप, और चार्ल्स के नियमानुसार दाब स्थिर रहता है। इसके साथ ही साथ आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि दाब के नियम में क्या स्थिर रहता है, आयतन। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए दाब के नियम में क्या स्थिर रहता है। उसी तरह से जैसे अभी पिछले पॉइंट में बताया, पिछले क्वेश्चन में, कि चार ऑप्शन दे देंगे, ताप, दाब, आयतन। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर दाब के नियम में आयतन स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है, आयतन। ठीक, और फिर से एक बार देखिएगा, बॉयल के नियम के अनुसार ताप स्थिर रहेगा, चार्ल्स के नियम के अनुसार दाब स्थिर रहेगा, और दाब के नियम में आयतन स्थिर रहेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही जगह पर तीनों को नोट रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। ठीक है, नोट रखिएगा। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की कोड नर्म, अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की कोड नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नोट कीजिएगा, नर्म लोहे की। चार ऑप्शन होंगे आपको, नर्म लोहे की, नर्म लोहे की बनी होती है ट्रांसफार्मर की कोड। राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा, ट्रांसफार्मर की कोड, कोड नर्म लोहे की बनी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो नोट कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रासायनिक, आपको ऑप्शन में रासायनिक भी होगा, भौतिक भी होगा, तो राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो यह भी नोट करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। ठीक है, ये नॉर्वे देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रथम महासचिव। ठीक है, जैसे कि भारत के प्रथम, ये पुरुषों में, ठीक है, महिलाओं में पूछ लिए जाते हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव अगर पूछे जाएं तो त्रिगवेली किस देश के थे, ये भी याद रखिए, नॉर्वे के थे। कहाँ के, नॉर्वे के। अगला पॉइंट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, नोट कीजिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। पहले नंबर तो यही प्रश्न याद कर लीजिए कि कौन था भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, राकेश शर्मा जी। ठीक है, और सोयूज सेकंड अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गए थे। ठीक है, तो कौन सा अंतरिक्ष यान था, सोयूज, सोयूज सेकंड, सोयूज सेकंड, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गए थे। ठीक है, तो सोयूज सेकंड, सोयूज सेकंड अंतरिक्ष यान से, ठीक है, अंतरिक्ष गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम तो याद होगा लेकिन अंतरिक्ष यान भी आपको याद रखना है कि क्या नाम था अंतरिक्ष यान का, सोयूज सेकंड। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, जैसा कि बताया कि सुपर टेट लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न होगा, सुपर टेट लाइनर में सभी टॉपिक से प्रश्न होगा। ठीक है, चाहे कंप्यूटर हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सभी टॉपिक से होगा। देखते हैं अगला पॉइंट, वीएलएसआई, इसका फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से है, नोट कीजिएगा, कंप्यूटर से है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वी से वेरी, एल से लार्ज, एस से स्केल, और आई से इंटीग्रेशन, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा वीएलएसआई का फुल फॉर्म। अगला पॉइंट देखेंगे,
लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो नोट कीजिएगा, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद कर लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चार ऑप्शन में राइट आंसर आप लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सेलेक्ट करेंगे। और लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु, चार ऑप्शन होंगे आपके पास, 25, 30, 35, इनमें से कोई नहीं, या 30 और भी दे देंगे। ठीक है। तो राइट आंसर आपको लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु के लिए 25 वर्ष लगाना होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये समाधि स्थल से लिया गया है। जैसे कि महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? तो याद रखिए, राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है। ठीक है। यहाँ पर उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बताइए ये उपनाम किसका है? आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उपनाम वाले प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोम्यदेई में है। ठीक, याद कर लीजिए, कहां पर है? रोम्यदेई में। कहां पर है? रोम्यदेई में। रोम्यदेई में अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। सबसे छोटा स्तंभ लेख रोम्यदेई में है। किसका? अशोक का। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत होती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो याद कर लीजिए, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट है, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, नाम नोट कीजिएगा, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त था। ठीक है। और ये गद्दी पर कब बैठा? तो ये गद्दी पर 455 ईस्वी में गद्दी पर स्कंद गुप्त बैठा। ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त, और गद्दी पर कब बैठे? 455 ईस्वी में। ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे, संगम काल में 2289 रचनाओं का वर्णन है। ठीक है। 2289, 2289, 2289। ठीक, रचनाओं का वर्णन है संगम काल में। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए एथनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे मानव जाति का। मानव जाति का। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा बताइए निम्न में से कौन सी? ये चार ऑप्शन में राइट आंसर प्राकृत चुनेंगे। प्राकृत। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। प्राकृत। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक बार फिर देख लीजिएगा, इसमें जरा संगम काल वाला इंपॉर्टेंट है कि संगम काल में कितने रचनाओं का वर्णन किया गया है। चार ऑप्शन में राइट आंसर 2289 चुनेंगे। एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? प्राकृत। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, खैबर दर्रा। देखिए यहाँ पर दर्रे से प्रश्न पूछा गया, दर्रे से भी प्रश्न आ जाते हैं कि खैबर दर्रा, ठीक है, किस किस के बीच स्थित है? तो याद रखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिए इसके साथ कि आर्य खैबर दर्रे से भारत आए थे। आर्य खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। प्रश्न पूछा जाए कि आर्य जो थे ये किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे खैबर दर्रा, खैबर। ठीक है। और ये कहां पर स्थित है? किन किन देशों के बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा घाट स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा दर्रा स्थित है? तो पाल घाट दर्रा। कौन सा? पाल घाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पाल घाट दर्रा स्थित है। अब देखिए, प्राचीन नाम भी पूछ लिए जाते हैं, प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। जैसा कि बताया, हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं सुपर टेट लाइनर्स में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर म्यांमार का प्राचीन नाम दिया है। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। बर्मा जो है ये म्यांमार का प्राचीन नाम था। साथ ही साथ एक पॉइंट और है, इराक का भी दे दिया गया है। इराक का मेसोपोटामिया। क्या? मेसोपोटामिया। इराक का जो प्राचीन नाम है वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया। ठीक है, इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया। अगला पॉइंट देखते हैं, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? कोयले की सर्वोत्तम किस्म याद कर लीजिए, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, तस्मान। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। तस्मान सागर नोट कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तस्मान सागर
किन देशों के मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, देखिए जैसा कि सुपर स्टार्टिंग में बता दिया कि सुपर डेट लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो यहाँ पर हिंदी से भी लिए गए हैं, ठीक है। तो हिंदी का है, देखिए पर्यायवाची है किसका? बरसात का, बरसात का है। जैसे बरसात के पर्यायवाची याद कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, बारिश, वर्षण, वृष्टि, बरसात और पावस, ठीक है। बारिश, वर्षण, वृष्टि, बरसात और पावस, ये बारिश के बोलिए या बरसात के बोलिए, ठीक है। ये इनके पर्यायवाची हैं। इतने नाम आपको याद रखने हैं, बारिश, वर्षण, वृष्टि, बरसात, पावस, बरसात के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है बाल के पर्यायवाची दिए गए हैं यहाँ पर, बाल के, ठीक है, बाल के। तो बाल का होता है, एक तो बाल बोलेंगे ही, कच, केश, चिकुर और चूल, ठीक है। कच, कच के बाल, कच, केश, चिकुर और चूल, ये बाल के पर्यायवाची, ठीक है, बाल के पर्यायवाची हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे दिया जाएगा कि बताइए दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? 4 ऑप्शन होंगे, राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे कुंडलिया, ठीक है। जब दोहे और रोले को क्रम से मिलाते हैं तो कुंडलिया छंद बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं, ठीक है, याद कर लीजिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये थे सुपर टेट लाइनर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सुपर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, साथ ही यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीट 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक। तो आप लोग इन्हें नोट कीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।